चले बेटा, बिस्मिल्लाह करते हैं। FAR 2 के सिलेबस को हमें स्टार्ट करना है। सिलेबस की डिटेल आपको समझा दी गई थी और बताया था मैंने कि हम एक प्रैक्टिकल चैप्टर से बातें शुरू करेंगे जिसका नाम है लीजिस, IFRS 16। चलो बेटा, नया चैप्टर है और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ग्रुप में इसका PDF सेंड किया था। डाउनलोड कर लिया आप लोगों ने? मेरे पास नए ग्रुप का लिंक नहीं था, जो बच्चे पुराने ग्रुप में थे, B1 B2 B3, मैंने सब में सेंड कर दिया था। अभी नए में भी भेज देता हूँ। अब बेटा नया चैप्टर है तो जरा पहले इस पूरे चैप्टर की एक ओवरव्यू आपको दे दूं ताकि पढ़ने में थोड़ी सी आपको आसानी हो जाए। हमारे पास 2019 से पहले एक स्टैंडर्ड होता था जिसका नंबर था IAS 17। नाम था लीजिस। अब ये खत्म हो गया और इसकी जगह पे इसी नाम से अब एक नया IFRS आ गया और नंबर रख दिया है IFRS 16 लीजिस। हमारे FAR 2 की तकरीबन हर अटेम्प्ट में इसके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज पूछी जाती है। पहली बात, सर ये लीज होती क्या चीज है? अभी आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो समझ में आएगा। लीज एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपना एसेट यूज करने का राइट दे देती है। जो पार्टी ये राइट देती है उसे हम कहते हैं लेसर, और जो ये राइट लेता है उसे हम कहते हैं लेसी। कॉन्सेप्ट कुछ इस किस्म का बनता है। मान लो आपको अपनी फैक्ट्री के लिए कुछ मशीनों की जरूरत है लेकिन पैसे नहीं है आपके पास। ऑप्शन 1 छोड़ दो, जब कभी पैसे हो मशीनें परचेज कर लेना। ऑप्शन 2, नहीं नहीं भाई मशीनें तो अभी चाहिए। पहली सोर्स, किसी बैंक से लोन ले लो। बैंक हर काम के लिए लोन देते हैं, लोन लेकर मशीनें खरीद लो। एक और ऑप्शन भी है, मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनीज बैठी हुई हैं। ये वो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं जो कि अपने पैसों से एसेट खरीद कर लोगों को इस्तेमाल करने के लिए देती हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती हैं। अपने पैसे इंस्टॉलमेंट की शक्ल में आपसे रिकवर कर लेती हैं। मान लो आप भी किसी लीजिंग कंपनी के पास पहुंच गए, जाके बोला भाईजान मुझे एक मशीन लीज पे चाहिए। उसने कहा ठीक है, खरीद के दे देंगे लेकिन थोड़ा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपने कहा दे देंगे। हमारे दरमियान एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसने मशीनें खरीद कर हमें इस्तेमाल करने के लिए दे दी। जब हमारे दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होगा उस कॉन्ट्रैक्ट को ये IAS नाम देता है लीज। हमारे दरमियान लीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। फिर जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसमें दो पार्टी इन्वॉल्व हो गई। एक वो पार्टी जो एसेट इस्तेमाल करने के लिए दे रही है उसे हम कहते हैं लेसर, और एक वो पार्टी जो एसेट इस्तेमाल करने के लिए ले रही है उसे हम कहते हैं लेसी। अब यहीं से दो अकाउंटिंग बन गई। अगर मैं लेसर हूं और कोई एसेट आपको इस्तेमाल करने के लिए दे रहा हूं, मैं अकाउंटिंग क्या करूंगा? दूसरे अल्फाज में, आप अगर लेसी हो, कोई एसेट इस्तेमाल करने के लिए ले रहे हो, तो आप अकाउंटिंग क्या करोगे? ये तो हमारा पहला काम हो गया। दूसरा काम, ये स्टैंडर्ड हमें मजीद बताता है लीज की दो क्लासिफिकेशन होती है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट करके किसी को एसेट इस्तेमाल करने के लिए दोगे, आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लो, उस कॉन्ट्रैक्ट को ये स्टैंडर्ड दो में से कोई एक नाम देगा। या तो ये कहेगा आपका किया गया कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंस लीज है, या ये बोलेगा
ये ऑपरेटिंग लीज है। तीसरा कोई नाम इस स्टैंडर्ड में मौजूद नहीं है। फाइनेंस लीज क्या होती है? डेफिनेशन बोलेगी फाइनेंस लीज एक ऐसी लीज होती है जिसके अंदर सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप हम लेसी के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। यानी जो एसेट को इस्तेमाल करेगा वो उसके रिस्क और रिवॉर्ड बर्दाश्त करे, तो वो फाइनेंस लीज होती है। फिर ऑपरेटिंग लीज कौन होती है? डेफिनेशन कहती है ऑपरेटिंग लीज वो होती है जिसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप हम लेसी के ऊपर ट्रांसफर नहीं करते, वो ऑपरेटिंग लीज कहलाती है। इस नए स्टैंडर्ड में जो पहला ड्रास्टिक चेंज आया है वो ये आया, पुराने स्टैंडर्ड में लेसी की भी दो अकाउंटिंग थी, लेसर की भी दो अकाउंटिंग थी। अगर आप लेसी हो, फाइनेंस लीज पे लाओगे अकाउंटिंग कुछ और, ऑपरेटिंग पे लाओगे अकाउंटिंग कुछ और। अब नए स्टैंडर्ड में वो अकाउंटिंग बदल दी है। अब लेसी को बोला गया है आप चाहे फाइनेंस लीज पे लाओ या ऑपरेटिंग लीज पे लाओ, आपने अकाउंटिंग एक ही करनी। लेसी का काम अब एक कर दिया। लेसर के लिए आज भी दो अकाउंटिंग है। अगर मैं लेसर हूं, फाइनेंस लीज पे एसेट दूंगा, मेरी अकाउंटिंग कुछ और है। ऑपरेटिंग लीज पर दूंगा, मेरी अकाउंटिंग कुछ और है। फिर ये स्टैंडर्ड आगे बढ़ता है, हमें समझाता है कि सर जी लेसर भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है नॉर्मल लेसर और एक होता है मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसर। सर ये कौन होते हैं? नॉर्मल लेसर हम उस लेसर को कहते हैं जो प्योर लीज का बिजनेस कर रहा है। इन्वेस्टमेंट कंपनी है, लोग जाते हैं, वो बोलते हैं गाड़ी दिला दो, गाड़ी ले लो, मशीन दिला दो भाई, मशीन ले लो, इक्विपमेंट दिला दो भाई, इक्विपमेंट ले लो। एक होता है डीलर या मैन्युफैक्चरर लेसर। सर ये कौन होता है? ये वो होता है जो लीज का कारोबार नहीं करता, इसका मेन कारोबार कुछ और है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये लीज के कारोबार में भी आ जाता है। ठीक है, पहली एग्जांपल, मैं पाकिस्तान में डीलर हूं किसी जैपनीज कंपनी का। वो जैपनीज कंपनी बेहतरीन क्वालिटी के जनरेटर बनाती है और पाकिस्तान के अंदर वो जनरेटर मुझे भिजवाती है। पूरे पाकिस्तान में जनरेटर मैं बेचता हूँ। जैपनीज जनरेटर महंगे ही होंगे। नंबर टू, इम्पोर्टेड बाहर से आ रहे हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी भी काफी बढ़ी हुई है। जो हमारे छोटे जनरेटर है जिनकी कीमत लाखों में है, वो तो आराम से कैश पे बिक रहे हैं। लेकिन हमारे बड़े जनरेटर भी होते हैं। वो आगे बोलता है फैक्ट्री के लिए जनरेटर चाहिए इतने केवीए का, मैंने कहा मिल जाएगा 4 करोड़ रुपए का। पैसे सुनता है भाग जाता है। बड़े जनरेटर नहीं बिक रहे। हमने कस्टमर्स के लिए एक चॉइस दी, जिसके पास कैश अवेलेबल है 4 करोड़ 5 करोड़, आए जनरेटर कैश पे लेके जाए। नहीं है इतना कैश, घबराए नहीं, आए हमसे बातचीत करें। अगर बातचीत कामयाब हो गई, हम यही जनरेटर आपको लीज पर दे देंगे। लीज पर जनरेटर देना मेरा मेन बिजनेस नहीं है। मैं तो जनरेटर का डीलर हूं, सिंपली खरीदता हूं बेचता हूं। ठीक है, मेरे जनरेटर नहीं बिक रहे तो क्या करूं? मैंने उसको लीज पर देना भी शुरू कर दिया। जैसे आप इस किस्म की बातें शुरू करोगे और इसकी अकाउंटिंग सीखोगे, तो यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन आईएएस बीच में आ जाएंगे। तीन तीन आईएएस वो कैसे? सुनते रहना। बात बन गई। मैंने कहा जनरेटर इनको दे दो इन्वेंट्री में से निकाल कर। वो जनरेटर मेरी इन्वेंट्री है, मैं उनका डीलर हूं भाई। इन्वेंट्री में से जनरेटर निकाला, आपको दे दिया, इन्वेंट्री कम हो गई, IS2। जनरेटर आपको लीज पर दिया, IFRS 16। जनरेटर अगर फाइनेंस लीज पर दिया है तो ये बोलेगा जनरेटर आपने बेच दिया, IFRS 15। रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर आपके सिलेबस में है, मैंने ही पढ़ाना है। अगर ये जनरेटर रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ दे रहा हो, इसका मतलब है जनरेटर बिक चुका है, तुम इसका सेल भी रिकॉर्ड करो। अब तीन आईएएस बीच में आ गए। इस स्टैंडर्ड के अंदर दो हेडिंग और है। पहले बच्चों को हम पढ़ाते थे, 2022 में जो नया सिलेबस आया, आईकेप ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ये चीजें यहाँ नहीं पढ़ानी है, ये फाइनल में पढ़ानी है।
इसमें आपको एक हेडिंग मिलेगी, उसका नाम है सेल एंड लीज ट्रांजेक्शन। लिख दूं, बता बाद में मुझे तंग करोगे यार, क्या आपने ये नहीं पढ़ाया हमारे को। एक है सेल एंड लीज ट्रांजेक्शन, और दूसरा है लीज मॉडिफिकेशन। ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं। इस नए स्टैंडर्ड में जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन का है। इसकी अकाउंटिंग यकीन करो, आप आपने पढ़ी नहीं है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बात, यकीन करो आप, इतनी जबरदस्त अकाउंटिंग बनाई है ना इन्होंने कि पहले तो आपकी समझ में नहीं आएगी, और जब समझ में आएगी ना आप भी बोलोगे यार क्या दिमाग लगाया इन लोगों ने इस जबरदस्त अकाउंटिंग को बनाने के लिए। जबरदस्त इस सेंस के अंदर कि मैंने पुरानी वाली भी पढ़ी थी, पुराने वाले के मुकाबले में नई वाली अकाउंटिंग लाख दर्जे बेहतर है, और अजीब सी अकाउंटिंग है, लेकिन जब समझ में आती है अकल अशश करती है। पहले ये सिलेबस में था, पास पेपर में 2019 से लेकर 21 तक 3 सवाल आपको सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन के मिल जाएंगे, लेकिन वो सवाल पेपर में आए हैं, अब आपके सिलेबस में नहीं है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ, जब आखिरी दिन आते हैं पेपर से पहले बच्चे पिक्चर खींच के भेजते हैं, सर ये सवाल तो आपने करवाया नहीं है। भाईजान वो देख तो लो, सेल एंड लीज बैक का सवाल है, बताया भी था कि वो सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन अब सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये बेटा हमारा स्टैंडर्ड है। सर पढ़ के पूछता क्या है, 3 किस्म की वैरायटी अब तक इस चैप्टर की पेपर में आई है। सबसे ज्यादा बोलेगा एंट्रीज बनाकर दिखाओ, 80% सवाल एंट्रीज के आए। कभी बोलेगा लेसी की एंट्री बनाओ, कभी बोलेगा लेसर की एंट्री बनाओ, कभी बोलेगा फाइनेंस लीज की एंट्री बनाओ, कभी बोलेगा ऑपरेटिंग लीज की एंट्री बनाओ, कभी बोलेगा नॉर्मल लेसर की एंट्री बनाओ, कभी बोलेगा डीलर लेसर की एंट्री बनाओ। दूसरी वैरायटी कहेगा डिस्क्लोजर बना के दिखाओ। इसके डिस्क्लोजर आईए 16 की तरह बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे से डिस्क्लोजर है। लेसी का तो एक ही फॉर्मेट है, लेसर के 2 फॉर्मेट है। अगर लेसर फाइनेंस लीज पे दे रहा है तो क्या करेगा, ऑपरेटिंग लीज पे दे रहा है तो क्या करेगा। तीसरी वैरायटी जो भी एक आध बारी आई है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट बनवाता है। बोलेगा आपने एसिड लीज पर लिया है, बैलेंस शीट में दिखाओ, बैलेंस शीट में एसिड को कैसे दिखाओगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी आपको नहीं पता ना इसलिए बता रहा हूँ। जब कोई एसिड लीज पे लेते हैं, उसे बैलेंस शीट होगी वो मशीन, उसे बैलेंस शीट में मशीन के नाम से नहीं दिखाते। किसी को पता है किस नाम से दिखाते हैं? नहीं पता। ऐसी चीजों को हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में राइट ऑफ यूज के नाम से। किस नाम से? राइट ऑफ यूज के नाम से। ये नाम मैंने नहीं रखा, ये नाम आईएफआरएस में दिया हुआ है कि जब भी कोई लैसी किसी एसेट को लीज पे लेगा वो उसे राइट ऑफ यूज के नाम से रिकॉग्नाइज करेगा। अब क्यों करेगा, किस वैल्यू पे करेगा, ये सब बातें आपने समझ नहीं। शुरू करते हैं बेटा। अब इस टॉपिक के लिए हमें थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, अगर थोड़ा हमारा बैकग्राउंड डेवलप होना शुरू हो। मैंने आपको कहा था कि यार आई कैप ने ओपन बुक पॉलिसी खत्म कर दी है। आईएफआरएस की किताब आप साथ में लेके नहीं जा सकते, वरना मैं आपसे ये किताब पहले बच्चों से परचेज करवाता था, क्लास में मंगवाता था, रीड भी करवाता था, लेकिन हमारा मेरा दिल आज भी यही करता है कि हम बच्चों को आईएफआरएस से ही पढ़ाएं। उसमें जरा नॉलेज अच्छे तरीके से कन्वे हो जाती है और बच्चों को आईएफआरएस पढ़ना भी आ जाता है। अगर किसी को इस आईएफआरएस की कॉपी चाहिए हो, बुक शॉप में अवेलेबल है, वहां से परचेज कर सकता है। मैंने मीन वाइल इसकी पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दी थी। अब हमें कुछ पैराग्राफ इसके पढ़ने हैं। आप लोगों ने बिजनेस लॉ भी पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने इनकम टैक्स लॉ भी पढ़ा हुआ है। लॉ और आईएएस को पढ़ने का तरीका में थोड़ा सा फर्क है। जब टीचर आपको लॉ पढ़ाते थे ऐसे बात करते होंगे, यार इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 1 ये कहता है, सेक्शन 2 ये कहता है। आईएफआरएस में सेक्शन नहीं होते। ऑर्डिनेंस या एक्ट वो किसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पर आता है या किसी पार्लियामेंट से अप्रूव होता है, तो वो एक बाकायदा कानून होता है। कानून कहते नहीं ये कानून साजी की गई, वो एक कानून होता है, लॉ होता है। लॉ उस मुल्क का कानून होता है। फिर ये कौन है? ये कानून नहीं है। ये कानून नहीं है, ये हमारी पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं है, ये किसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे नहीं आए, ये एक बोर्ड के बनाए हुए, एक बोर्ड के। ठीक है सर, नाम क्या है बोर्ड का?
IASB, पता ना आप लोगों को, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स, वो बोर्ड ये IAS बनाता है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान भी इस बोर्ड का मेंबर है, और रूल ये है कि हर वो मेंबर कंट्री जो इस बोर्ड का मेंबर है, उसके मुल्क में जो भी अकाउंटिंग होगी वो उस IFRS के मुताबिक होगी। अब दुनिया के 194 से ज्यादा मुल्क इस बोर्ड के मेंबर है, तो बेशतर मुल्कों में इसी के मुताबिक अकाउंटिंग हो रही है। इसमें जो भी बातें बताई जाती हैं वो पैराग्राफ के रेफरेंस से पढ़ी जाती है। पैराग्राफ 1 क्या कहता है, पैराग्राफ 2 क्या कहता है, पैराग्राफ 1 5 क्या कहता है। यही वजह है, आप लोगों ने अक्सर किताबों के इंडेक्स देखे, इसका इंडेक्स भी अलग तरीके से बना हुआ है, ऐसे दिखा रहा हूँ, ये इसका इंडेक्स है। लेकिन आगे पेज नंबर नहीं लिखे हुए, आगे लिखे हुए पैराग्राफ नंबर, कि कौन से पैराग्राफ्स में कौन सी बात की गई है। ठीक है सर, हम जो भी बातें यहाँ करेंगे पैराग्राफ के रेफरेंस से करेंगे। हर स्टैंडर्ड में नए नए वर्ड इस्तेमाल होते हैं। स्टैंडर्ड बनाने वाले जानते हैं, अगर हमने नए वर्ड को क्लियर नहीं करा तो हम बोलेंगे एप्पल, सामने वाला शायद ऑरेंज समझ रहा होगा, हम अकाउंटिंग कुछ सिखा रहे होंगे, वो कुछ और समझ रहा हो। ठीक है, इसलिए हर स्टैंडर्ड में जो नए नए वर्ड होते हैं पहले उनकी डेफिनेशन दी जाती है। ये जो पुराने स्टैंडर्ड्स होते हैं IS1 IS2 IS3, इनके अंदर डेफिनेशन स्टैंडर्ड के शुरू में दी जाती है। आजकल जो IFRS आ रहे हैं उसमें उल्टा काम हो रहा है, पहले अकाउंटिंग बताते हैं, डेफिनेशन आखिर में बताते हैं। ठीक है, अगर आपने डाउनलोड कर लिया है बेटा तो जरा निकाल लें, स्टैंडर्ड के आखिरी पेजेस में आ जाए, आपके पास आ रहा होगा अपेंडिक्स A, हेडिंग होगी डिफाइंड टर्म्स। और जो बच्चे पिछले ग्रुप में नहीं थे, मैं जरा नए ग्रुप में भी सेंड कर दूं, तो मैं उसका नए ग्रुप का एडमिन था नहीं, शायद बना दिया है। ठीक है बेटा, बेटा नए बेटा ग्रुप में ही मैंने भेज दिया। आ जाइए, एंड में अपेंडिक्स A आपको मिल गया, यहाँ पे हेडिंग आ रही है डिफाइंड टर्म्स, मतलब डेफिनेशंस। 3 पेज की सिर्फ डेफिनेशंस दी गई, सारी अभी हमें नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत चाहिए ताकि बात कहीं से शुरू तो करें। सबसे पहली बात, सर हमें चैप्टर का नाम समझ में आना चाहिए, लीजेस है क्या। आप आ जाइए डेफिनेशन के पहले पेज पे, और सेकंड लास्ट डेफिनेशन आ रही है, इसका नाम है लीज। मिल गया, चले भाई पढ़ता हूँ लीज क्या चीज है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट or part of a contract that conveys the right to use an asset, the underlying asset, for a period of time in exchange for consideration। लिखा हुआ है लीज एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट
जिसमें आप किसी एसेट को यूज करने का राइट किसी को कन्वे कर देते हो। ये राइट जिंदगी भर के लिए नहीं दिया जाता। वर्ड लिखा हुआ है, राइट दिया जाता है फॉर आ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, कुछ खास टाइम पीरियड के लिए। राइट फ्री में नहीं दिया जाता। अगर राइट फ्री में दे दूंगा फिर मैं क्या कमाऊंगा? लिखा हुआ है फॉर कंसिडरेशन। लॉ आप लोग अभी पढ़कर आए हो, कंसिडरेशन क्या होता है मुझसे बेहतर समझते हो। तो लीज का मतलब सिंपल क्या है? कोई बोले यार लीज हो गया, लीज हो गया, एसिड लीज पे लिया हुआ है। मतलब एसिड एक कॉन्ट्रैक्ट पे लिया हुआ है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें किसी पार्टी ने हमें ये राइट दे दिया है, जाओ हमारी गाड़ी यूज कर लो, जाओ हमारी मशीन यूज कर लो, लेकिन इतने साल तक यूज कर लो, मान लो 4 साल तक यूज कर लो, और इतने पैसों के बदले यूज कर लो। अब यहां पर ब्रैकेट में वर्ड लिखा हुआ है अंडरलाइंग एसिड। ये वर्ड रीडिंग में बार बार आएगा। अंडरलाइंग एसिड को अगर उर्दू मीनिंग में प्रोनाउंस करूं तो ये कहा जाएगा मस्कूरा एसिड। अब समझ में आया नहीं होगा? देखिए आसान बात कर लेते हैं। मेरा आपका एग्रीमेंट हो रहा है, आपको एक होंडा सिविक गाड़ी लीज पे चाहिए, मैं होंडा सिविक गाड़ी खरीद के लीज पे दे रहा हूँ। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस गाड़ी के लिए हुआ है। बस वो एसेट जिसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसे हम कहते हैं अंडरलाइंग एसेट, जिसके लिए पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। अब यहां बेटा दो पार्टी इन्वॉल्व होती हुई नजर आ रही है। एक वो जो ये राइट कन्वे कर रहा है, और एक वो जो ये राइट रिसीव कर रहा है। अब कन्वे करने वाले का नाम कुछ और है, रिसीव करने वाले का नाम कुछ और है, और वो नाम भी हमने नहीं रखा है, इस आईएएस ने खुद रखा है। देखते हैं क्या है। डेफिनेशन के सेकंड पेज पे आ जाए। सेकंड पेज के बिल्कुल लास्ट में आ जाए। वर्ड आ रहा है लेसर। मिला? बिल्कुल लास्ट, लेसर लिखा हुआ है। एन एंटिटी दैट प्रोवाइड्स द राइट टू यूज एन अंडरलाइंग एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। लेसर उस कंपनी को कहा जाएगा जो कि एसिड यूज करने का राइट आपको प्रोवाइड कर रही है। हमारे अल्फाज में वो लीजिंग कंपनी है। वो लीजिंग कंपनी जो आपको अपना एसिड यूज करने का राइट दे रही है वो कहलाती है बेटा लेसर। फिर लेसी कौन है? इसी के दो वर्ड ऊपर लेसी का वर्ड आ रहा है, लिखा हुआ है एन एंटिटी दैट obtain द राइट टू यूज एन अंडरलाइंग एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। सर लेसी उस पार्टी को कहा जा रहा है जो कि एसेट को यूज करने का राइट हासिल कर रही है, वो लेसी कहलाएगा। अभी मैंने बताया कि हम जब किसी को एसेट देते हैं जिंदगी भर के लिए नहीं देंगे, लेकिन कोई टाइम पीरियड डिसाइड करेंगे। उस टाइम पीरियड को इस आईएएस में खास नाम दिया जाता है, उसको हम कहते हैं लीज टर्म। क्या नाम है? लीज टर्म। लीज टर्म की अपनी एक स्पेशल डेफिनेशन है, अभी नहीं बता रहा, इसमें लंबी कहानी है, प्राइमरी टर्म है, सेकेंडरी टर्म। बस मेरा आपका 5 साल का एग्रीमेंट है, लीज टर्म। मेरा आपका 2 साल का एग्रीमेंट है, लीज टर्म। बस जितने पीरियड का हमारा एग्रीमेंट हो रहा है वो कहलाता है लीज टर्म। अब आइए एक नई डेफिनेशन पे, वो है सर ये फाइनेंस लीज क्या चीज होती है? डेफिनेशन के पहले पेज पे आ जाओ। मिल गया बेटा? A lease that transfer substantially all the risk and reward incidental to ownership of an underlying asset। सर फाइनेंस लीज एक ऐसी लीज होती है जिसके अंदर सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप हम लेसी के ऊपर डाल देते हैं। किस पे डाल देते हैं? लेसी पे। यानी आसान अल्फाज में एसिड चाहिए इस्तेमाल के लिए? आपने कहा हाँ हाँ चाहिए। मैंने कहा उस एसिड के साथ जो बड़े बड़े रिस्क एसोसिएट हैं वो भी बर्दाश्त करो। इस एसिड के साथ जो बड़े बड़े रिवॉर्ड है, फायदे हैं, वो भी इंजॉय करो। ठीक है? अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप सब्सटेंशियली बड़े बड़े
आप लेसी को ट्रांसफर कर रहे हो, फौरन फतवा जारी कर दो। कौन सा एग्रीमेंट है सर? ये फाइनेंस लीज वाला एग्रीमेंट है। फिर एक और वर्ड है ऑपरेटिंग लीज, ये आपको मिलेगा थर्ड पेज ऑफ डेफिनेशन पे। ऑपरेटिंग लीज, a lease that does not transfer substantially all the risk and reward incidental to ownership of an underlying asset. ऑपरेटिंग लीज एक ऐसी लीज को कहा जाता है जिसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप वो लेसी के ऊपर ट्रांसफर नहीं किए जाते। यकीनन जहन में सवाल आ रहा होगा समाजिद, ये कौन से रिस्क की बात कर रहा है, ये कौन से रिवॉर्ड की बात कर रहा है? ठीक है, कहानी है क्या आखिर, ये कहना क्या चाह रहा है? अब बेटा इस कहानी को समझने के लिए पहले आपको जरा मुझे एक वर्ड अलग से समझाना पड़ेगा ताकि बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप सबको पता है हमारी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो बहुत सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के ऊपर खड़ी हुई है। जैसे एक्रूवल कॉन्सेप्ट, नाम सबने सुना हुआ है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट में आज एक नया नाम और जोड़ लो, मुमकिन है आपको पहले से पता हो। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। हाँ जी, किस किस को पता है क्या चीज होती है? बताया था, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा ऐसी। जो मुझे भरोसा तो करते हो ना। आज सुबह मैं नॉर्थ से क्लास लेकर आया, तो बच्चों की 8:30 से 10 की क्लास मेरी FAR 2 की। भरा हुआ कमरा बैठा भरा हुआ, उसमें मैंने ओरिएंटेशन में कहा था एक बच्चा है उमर नाम करके, नॉर्थ के अंदर कोई था ओरिएंटेशन में, यहाँ बैठा हुआ बैठा हुआ था। मैंने जब पूछा, यार उसने ऐसा समझाया जैसे वो मेरा भी टीचर हो। यकीन करो आप, क्या उसकी रिकॉर्डिंग देख लो आप, कि अगर आवाज आवाज आ जाए। कह रहा ना, बाज बच्चे गॉड गिफ्टेड हैं, कितना आगे चलने की कोशिश करो, हमसे 2 बात आगे चलना है। हाँ जी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। पहली बात, ये है क्या चीज? सर ये हमारी अकाउंटिंग का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग कुछ बुनियादों पे खड़ी हुई है, बुनियाद हिला दो अकाउंटिंग भी हिल जाएगी। इसमें 2 वर्ड हैं, पहला वर्ड है सब्सटेंस और दूसरा वर्ड है फॉर्म। फॉर्म आधा वर्ड है, इसका पूरा वर्ड है लीगल फॉर्म। लिखा नहीं जाता, इस अंडरस्टूड। कॉन्सेप्ट ये कहता है सब्सटेंस ओवर, सब्सटेंस पहले, लीगल फॉर्म बाद में। यानी जब कोई ट्रांजैक्शन होती है, ये देखो उस ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस क्या कहता है, उस ट्रांजैक्शन की हकीकत क्या है। अकाउंटिंग वो करो जो उस ट्रांजैक्शन की हकीकत कहती है। लीगल फॉर्म क्या है, उसे लात मार के साइड में फेंको। हम लोग लीगल फॉर्म को नहीं देखते। अभी ये बात थोड़ी देर से दिमाग में समझ में आएगी, लेकिन हमारे पास आगे 2-3 चैप्टर ऐसे आएंगे जहाँ पे ये बातें और ज्यादा इस्तेमाल होंगी। फिर भी पहले कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि ये है क्या, कुछ एग्जांपल समझो। पहले रफ एग्जांपल, TSA, सर तबानी का, इसमें कोई शक वाली बात तो नहीं है, बच्चे बच्चे को पता है TSA सर तबानी का है। बट आगे लगा देता हूँ, लीगली, लीगल ओनरशिप सर तबानी की है, मिल्कियत सर तबानी की है, सारा पैसा उनका लगा हुआ है। एक लम्हे को ऐसा एज्यूम कर लो, TSA जब से बना है, मैं और सर तबानी मिलकर इसकी मैनेजमेंट चलाते हैं। मालिक वो है, कोई शक वाली बात नहीं है, मैनेजमेंट मिलके चलाते हैं दोनों, और एक दूसरे की बातों का काफी ख्याल भी रखते हैं। आपने यहाँ की मैनेजमेंट से पूछा, यार ये TSA है किसका? सर माजिद और सर तबानी दोनों इक्वली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, ये TSA है किसका? आपने कहा यार है तो सर तबानी का, लेकिन आज तक हमें खुद समझ में नहीं आया ये है किसका। हमने कहा क्यों, क्या मसला है? हमने कहा मसला है ना,
वैसे तो सर तबानी और सर माजिद की अच्छी बनती है, झगड़े नहीं होते, लेकिन कहीं कहीं मैनेजमेंट के लिए सर माजिद की ओपिनियन कुछ और होती है, सर तबानी की ओपिनियन कुछ और होती है। सर माजिद बोलते हैं ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर लो, सर तबानी बोलते हैं ऐसे नहीं ऐसे कर लो। दोनों में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, झगड़ा आ जाता है। आपने फौरन बोला बेकार में समाज लड़ रहे हैं, सर तबानी मालिक है, सर तबानी की जो बोलेंगे वही होता होगा। आपने कहा यही तो मसला है, मालिक सर तबानी है, होता वो है तो सब माजिद बोलते हैं। आपने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? अरे यही बात तो आज तक हमें समझ में नहीं है कि जब भी झगड़ा होता है चलती सर माजिद की है। अब हम आपने फिर पूछा लीगली टीएसए किसका है? आपने कहा सर तबानी का। आपने कहा इन सब्सटेंस हकीकत में किसका है? आपने कहा सर माजिद का। समझ में आ रही मेरी एग्जाम्पल थोड़ी सी? अगर मेरी चलती है इस कॉलेज के अंदर तो ये कॉलेज मेरा है ना भाई। अगर वो मिसाल दे रहा हूं मजाक में, बात को पकड़ना नहीं, अगर वो मालिक है, हकीकी मालिक है, अपनी चलवा के दिखा दे। जब नहीं चलवा पा रहे क्या मतलब क्या है? रियल मालिक कौन है? फिर मैं हूं जब मेरी चलती है तो। समझ में आ रही है थोड़ी सी बात है? जब अकाउंटिंग करने बैठो ना टीएसए की, ये सोच के मत करो इसका रियल मालिक सर तबानी है। क्या सोच के करो? इसका रियल ओनर सर माजिद है। सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन की हकीकत को समझा करो। आपने कहा सर माजिद ये बात आप बता क्यों रहे हैं? क्योंकि अभी मैं एक पैराग्राफ पढ़वाने वाला हूं, उसमें ये वर्ड बीच में आने वाला है। अब इसके लिए मैं आपको अब थोड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल पे लेकर आता हूँ। ये तो हो गई मजाक की एग्जांपल, लेकिन क्या है समझ में थोड़ी बहुत बात तो आ गई होगी। अब मैं एग्जांपल वो देता हूँ जो आपके सिलेबस में। आगे जाकर मैंने एक बड़ा चैप्टर पढ़ाना है, बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब बोलते हुए मुझे अजीब सा लग रहा है कि मैं फिर पढ़ाना है मेरे को। IFRS 15, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, जान को आजाद चैप्टर है। हाँ, वाइन की एग्जांपल, ठीक है। अब जरा एग्जांपल यहां से समझना, ठीक है। अगर भाई को एग्जांपल याद आ रही है इट मीन मैंने कॉन्सेप्ट फ्रेंड में समझाया भी था आपको, वो एग्जांपल उसको याद आ रही है। अब एग्जांपल थोड़ा मैच्योर करके समझाता हूँ क्योंकि आप थोड़ा बड़े सब्जेक्ट में आ गए हो। एज्यूम करो हमारा बिजनेस है, हम लोग वाइन बनाकर बेचते हैं। भाई वाइन भी एक प्रोडक्ट है, कोई तो बनाता होगा माजरत के साथ, ठीक है। कहा ये जाता है ये प्रोडक्ट जितनी पुरानी हो इतनी टेस्टी होती है, ऐसा सुना है भाई, हाँ, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था तो मैंने वाइन को अपनी आंखों से बनते हुए देखा है। पाकिस्तान में कुछ कंपनीज के पास ये लाइसेंस है, स्पेशली साबाद वगैरह की तरफ, तो वहाँ पे इस किस्म की प्रोडक्ट को जैसे मैं समझूंगा मनी, कौन कौन कंपनी है वो, बेवरीज के नाम से, ठीक है। तो बेटा उसकी फैक्ट्री सवात में ही लगी हुई है, देखो आपने वो लगा था मेड इन सवात। तो बहरहाल इस किस्म की बात बहुत सी कंपनीज वहाँ पे हैं, काम करती हैं। ये प्रोडक्ट केमिकल से बनाई जाती है, मुख्तलिफ केमिकल मिला देते हैं, मेन इसमें स्पिरिट होता है। मिला जुला कर जब ये तैयार हो जाती है, इसको बड़े बड़े लकड़ी के ड्रम्स में बैरल में भर के रख देते हैं, फिर छोड़ देते हैं, बेचते नहीं है, क्योंकि वो चीज़ अभी बिकने के काबिल नहीं है। वजह क्या है? वो जो केमिकल मिलाए गए वो केमिकल अभी अपना बैक्टीरियल रिएक्शंस कर रहे हैं। इनका कहना ऐसा होता है एक टाइम लगता है वो रिएक्शन कंप्लीट होने में। अगर रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद होगा क्या? कह रहे हैं एक फ्लेवर निकलेगा, एक टेस्ट निकलेगा जो अपने कस्टमर को हम बेचना चाह रहे हैं। अभी बेचोगे, मान लो वो फेंक देगा ये क्या कर, टेस्टलेस। यही चीज 6 महीने बाद बेचो, क्या बोलेगा? फुल ऑफ टेस्ट। समझ में आ गई बात? अब ऐसी कंपनीज में एक प्रॉब्लम आ जाती है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम। पैसा बहुत इन्वेंट्री में फंसा हुआ है, और ये वो इन्वेंट्री है जो अभी बिकने के लिए मैच्योर है ही नहीं। मैच्योर समझ में आ रहा है? मैच्योर नहीं है, बिकने के काबिल नहीं है। आप इन्वेंट्री को देख रहे हैं, पैसा बहुत फंसा हुआ है इसके अंदर। 6 महीने लग जाएंगे मान लो, जब ये पैसा मैच्योर होकर बाहर निकलना शुरू होगा। हम किसी बैंक के पास पहुंच गए, हमने कहा भाईजान हमारे पास बहुत सारी इन्वेंट्री है, प्लीज खरीद लो 100 रुपए में। बैंक बोल रहा है इसका हम क्या करेंगे? मैंने कहा बात तो पूरी सुन लो, वो इन्वेंट्री अभी मैच्योर नहीं है, आप हमसे 100 रुपए में खरीद लो, हम 6 महीने बाद दोबारा आएंगे, यही सामान तुमसे 106 रुपए में दोबारा रीपरचेज कर लेंगे। बैंक ने कहा हमारा क्या फायदा? मैंने कहा तो दोनों का फायदा है। मैं तो सच बोल रहा हूँ, कैश नहीं है मेरे पास, जब तुम मुझे 100 रुपए दोगे मेरी कैश की पोजीशन बेहतर हो जाएगी। और नंबर 2, तुम
100 रुपए देकर 106 में वापस बेचोगे, तुम 6 रुपए कमा लोगे। बैंक ने कहा चलो यार कर लो ट्रांजेक्शन। हमने अपनी इन्वेंट्री निकाली, बैंक को सेल कर दी 100 रुपए में। बैंक ने इन्वेंट्री रख ली। हमने कहा इंशाल्लाह 6 महीने बाद आएंगे, दोबारा रीपरचेज कर लेंगे। आइए फाइनेंस 15 में सवाल आया, ये पेपर में पूछा गया, बताओ इस एग्जाम्पल के अंदर, इस सिनेरियो में जो आपने प्रोडक्ट बेची है बैंक को, इसका रेवेन्यू कब रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर आप डेप्थ में नहीं सोचो तो आप क्या बोलोगे, यार चीज तो बिक गई है, सेल आज रिकॉर्ड कर लो, कैश डेबिट सेल क्रेडिट 100 रुपए जान छुटी। अब इसके ये है लीगल फॉर्म। हाँ, लीगल ओनरशिप बैंक को चली गई है। अब हकीकत पे आते हैं, इस ट्रांजैक्शन का रेवेन्यू कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगा। अभी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है जिसमें हमने अपना सामान किसी को बेचा हो। आपने कहा झूठ नहीं बोलो, लिखा हुआ एग्रीमेंट में कि हमने 100 रुपए में सामान बैंक को सेल करा है। हाँ मैंने सेल करा है, लीगली सेल करा है, हकीकत में सेल नहीं करा है। तो हकीकत में सेल नहीं करा क्या मतलब। ठीक है, एग्जाम्पल आगे बढ़ाता हूँ। 2-3 महीने गुजर गए, बैंक का फोन आया, सर इन्वेंट्री थोड़ी मैच्योर हो गई है, पीने के काबिल हो गई है। मजाक की बात। मैंने कहा फिर, तो बैंक में आज एक फंक्शन है, थोड़ा इजाजत दे दो, कुछ बॉटल निकाल लें। मैंने कहा हाथ लगा के दिखाओ। कह रहा है क्यों, चीज तो हमने खरीद ली आपसे। मैंने कहा खरीदी है इस वादे के ऊपर कि सेम चीज मुझे वापस बेचोगे, इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। कुछ दिन बाद बैंक का फोन आया, सर हमें एक और पार्टी मिल गई है, वो कह रही है सारा सामान हम आपसे 150 रुपए में खरीद लेंगे, प्रॉफिट आधा आधा बांट लेंगे, अच्छा सौदा है, बेच दूं। मैंने कहा सोचना भी नहीं। बैंक क्या बोलेगा, अबे मैं इसका मालिक हूं। मैंने क्या बोला, बराए नाम, मालिक है तो बेच के दिखा, मालिक है तो इस्तेमाल करके दिखा। अब बैंक क्या बोलेगा, यार ये चीज मेरे पास है, मैंने परचेज भी करी है, लेकिन ये कैसी परचेज है, ना मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ ना मैं इसको सेल कर सकता हूँ, लगता है ये मैंने खरीदी नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात। लीगली ओनरशिप किसकी है, बैंक की, इससे कोई मना नहीं कर रहा है। इन सब्सटेंस जो ओनर है वो ओनर नहीं है। अगर ओनर है बोलो अपनी चला के दिखाए, जो मैं मजाक में बोल रहा हूँ चला के दिखाए, इसको हम बोलते हैं प्रोफेशनली IFRS 15 की जबान में, जिसके पास चीज रखी हुई है उसके कंट्रोल में नहीं है। क्या नहीं है, के कंट्रोल में नहीं है। अगर उसके कंट्रोल में है इस्तेमाल करके दिखा दे, उसके कंट्रोल में है तो बेच के दिखा दे। फिर ये क्या है, ये एग्रीमेंट हुआ क्या है। लीगली छोड़ो, हकीकत समझो। क्यों कहते बैंक के पास, तो पैसे नहीं थे। क्यों दी उसको इन्वेंट्री अपनी, सिक्योरिटी के तौर पे। तो ये एक लोन अरेंजमेंट है। क्या है, लोन अरेंजमेंट। आपने पता है बेसिकली क्या करा है, बैंक को बोला है हमें 100 रुपए का लोन दे दो। बैंक ने क्या बोला, लाओ 100 रुपए की सिक्योरिटी दे दो। हमने कहा सिक्योरिटी के तौर पे क्या रख लो, हमारी इन्वेंट्री रख लो। हमने अपनी इन्वेंट्री सिक्योरिटी के तौर पे बैंक को दी हुई है। पता है एंट्री क्या बनेगी, कैश डेबिट 100 रुपए और पेबल क्रेडिट 100 रुपए। ये सेल नहीं है, ये रेवेन्यू है, सॉरी ये आपकी लाइबिलिटी है। समझ में आ रही बेटा बात। ट्रांजैक्शन की लीगल फॉर्म कुछ और है, हकीकत कुछ और है। अगर ये बात आपकी समझ में आती है, अब जरा ये समझना ये फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज का इस बात से क्या ताल्लुक है। नहीं, अभी इस तरह सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड होगी, और जब मैं 6 महीने बाद आपको 106 पे करूंगा, लाइबिलिटी डेबिट 100 रुपए, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 6 रुपए, कैश क्रेडिट 106 रुपए। ठीक है, चलो बेटा अब बात को जरा समझना बेटा, और प्लीज अब बात का कंक्लूजन आ रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने लीज पर बहुत काम करा है, अभी चैप्टर मुझे यहाँ पढ़ाने के लिए दिया। और मैंने जब जॉब करता था लीज पर कंपनी के लिए बहुत दफा एसेट लिए, प्रैक्टिकली बहुत दफा एग्रीमेंट करे। मैंने ऐसा एग्रीमेंट ना आज तक कभी करा, ना आज तक मैंने कभी देखा इसमें ये लिखा हुआ, a finance lease agreement is signed between A and B, a operating lease agreement is signed between A and B। ऐसा कुछ भी नहीं होता। कभी क्या लिखा हुआ होता है, पेपर में सवाल आएगा, लिखा हुआ होगा a lease is signed, a contract is signed between A and B। सर ये नहीं बताएगा फाइनेंस है या ऑपरेटिंग, ये कभी नहीं बताएगा। सर क्यों नहीं बताएगा,
पहले इसका मतलब समझना क्यों नहीं बताएगा। मान लो अब्बू का कारोबार है, अब्बू का कारोबार है। अब्बू ने बोला बेटा फैक्ट्री के लिए मशीनें चाहिए, लीज पे ले रहे हैं। और लीज के बारे में पता है? आपने कहा अब्बू बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो पता है। आपने कहा अब्बू ने बोला आओ बेटा साथ चलो हमारे, हम बातचीत करने जा रहे हैं, कोई समझदारी की बात की जरूरत पड़ी आपसे भी पूछ लेंगे। चले गए वहां पे। ठीक है, आप प्रैक्टिकली समझना। गए, जाके अब्बू ने बोला सर जी कुछ मशीनें लीज पे चाहिए। अब्बू ने मशीनों की तफसील बताई उन लोगों को। उन्होंने कहा सर मिल जाएंगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐसा है जो मशीनें आप लीज पे मांग रहे हैं वो तकरीबन 90 लाख रुपए की हैं। ऐसा है 90 लाख की मशीनें आपको खरीद के लीज पे दे देंगे, तो 10 लाख आप ऊपर और दे दीजिएगा, 1 करोड़ की टोटल पेमेंट कर दीजिएगा, वो आपका इंटरेस्ट होगा। अब्बू ने कहा ठीक है और बताओ और क्या टर्म्स एंड कंडीशन है तुम्हारे। आपने कहा ये मशीन आपको 5 साल इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं। आपके अब्बू ने कहा ठीक है देखते हैं और बताओ। आपने कहा 5 साल के दौरान अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश ना आ जाए, मशीन जल ना जाए, चोरी ना हो जाए, 5 साल तक मशीन की इंश्योरेंस करवाना ये आपकी जिम्मेदारी होगी। आपके अब्बू ने कहा अच्छा अच्छा इंश्योरेंस भी हमें करवानी है और बताओ। आपने कहा 5 साल तक मशीन चलेगी, बिजली का बिल आएगा वो आप पे करेंगे। मशीन खराब हो गई, उसको प्रॉपर हालत में रखने के लिए पार्ट्स वगैरह बदलवाना, उसमें जो भी मेंटेनेंस का खर्चा है वो भी आप ही करेंगे। अब्बू ने कहा अच्छा ये खर्चा भी मुझे ही करना है। फिर उसने मजीद बोला, अब सीरियस बातें शुरू हो रही हैं। उसने कहा सर ऐसा भी हो सकता है 5 साल के दौरान अल्लाह ना करे आपकी फैक्ट्री में काम वाम कम हो, आप आके हमें ये बोलो सर काम वाम है नहीं, मशीन आइडल पड़ी हुई है, इस्तेमाल तो हो नहीं रही, तुम मुझसे फिर भी हर महीने पैसे लिए जा रहे हो, पैसे लिए जा रहे हो, मैं कुछ तो ख्याल करो, कुछ पैसे माफ कर दो। हम कोई ख्याल व्याल नहीं करेंगे, मशीन इस्तेमाल करो या ना करो, हमें अपने 1 करोड़ रुपए पूरे चाहिए। बोले का अच्छा ये भी मसला है। फिर उसने एक और बात बोली, उसने कहा हो सकता है 5 साल के दौरान मशीन का कोई नया मॉडल मार्केट में आ जाए। मैंने कहा फिर ये मशीन ऑब्सोलीट हो जाए। मैंने कहा फिर इसकी वैल्यू गिर जाए। आप फिर मेरे पास आके ये नहीं कहना यार ये तो ऑब्सोलीट मॉडल हो गया है, 50-50 लाख का मार्केट में नया मिल रहा है, नया मिल रहा है 50 लाख का, तुम मुझसे किस मुंह से 1 करोड़ रुपए मांग रहे हो। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, अगर ये ऑब्सोलीट हो गया, इसकी वैल्यू गिर गई, ये नुकसान आपका होगा, हमें हमारे 1 करोड़ रुपए पूरे चाहिए। आपके अब्बू ने कहा अच्छा भाई ये मसला भी है और बताओ। उसने कहा 5 साल के दौरान मशीन कितना इस्तेमाल करनी है, कितना इससे कमाना है, सारे रिवॉर्ड आपके, हमें सिर्फ अपने 1 करोड़ से मतलब है। आपके अब्बू ने कहा ठीक है भाई देखते हैं। अब आपके अब्बू ने एक प्रैक्टिकल सवाल पूछा। आपने कहा मैंने आपकी सारी बातें सुन ली, अभी मानी नहीं है, सुन ली, अभी इनको समझने की कोशिश कर रहा हूं। एक बात बता दें, जब ये मशीन खरीदी जाएगी, इसके लीगल डॉक्यूमेंट बनेंगे, परचेज इनवॉइस वगैरह, सारी परचेज इनवॉइस लीगल डॉक्यूमेंट ओनरशिप किसके नाम पर होगी? उन्होंने बोला सर वो तो लीजिंग कंपनी के नाम पर होगी। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा सर ऐसा थोड़ी होगा कि वो हम मशीनें मिस्टर माजिद के नाम पे खरीदें, यानी मशीनें मिस्टर माजिद के नाम पे खरीदें और मिस्टर माजिद को ही इस्तेमाल करने के लिए दे दें, और कल को मिस्टर माजिद ने पैसे दिए तो हम मिस्टर माजिद का क्या बिगाड़ लेंगे भाई? तो मशीन तो हमारी है ना, हम तो तुम्हें यूज करने के लिए दे रहे हैं, तो लीगल डॉक्यूमेंट तो हमारे होंगे, ओनरशिप हमारी होगी। होंगे यहाँ तक बात समझ में? तो कुछ कुछ तो आ रहा होगा ना। आपके अब्बू समझदार, ठीक है एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है, बातचीत चल रही है। अब्बू ने फिर पूछा ओनरशिप लीगली किसकी होगी? आप बिल्कुल खामोश बैठे वो मीटिंग के अंदर, ये अभी आपकी जरूरत थोड़ी देर बाद महसूस होगी एग्जाम्पल में। फिर पूछा ठीक है ओनरशिप किसकी होगी? आपके अब लीजिंग कंपनी का आदमी का तो बता तो दिया ओनरशिप हमारी होगी। आपके अब्बू ने फिर पूछा और भाई फिर पूछ रहा हूँ ओनरशिप किसकी होगी, मालिक कौन होगा? आपने कहा बता तो दिया मालिक हम होंगे। आपके अब्बू ने अब बोला सही प्रोफेशनल बात, हाँ तुम मालिक हो, नाम के मालिक हो, हकीकी मालिक मैं हूं। अगर मैं इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पे मशीन लेता हूं जो तुम मुझे ऑफर कर रहे हो। उसने कहा क्या मतलब? मैंने कहा समझो बात को, तुम मालिक हो? कह रहे हाँ। ये जो ओनर होता है ना, ओनर, ओनरशिप के साथ कुछ रिस्क होते हैं, ओनरशिप के साथ कुछ रिवॉर्ड होते हैं जो एसोसिएट होते हैं। जैसे अगर तुम ओनर हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है इसकी इंश्योरेंस करवाओ, मुझसे क्यों करवाते हो भाई? अगर तुम इसके ओनर हो और ये आइडल हो गया,
ठीक है, कमा के नहीं दे रहा, वो नुकसान तुम्हारा होना चाहिए, वो नुकसान तुम मुझ पे डाल रहे हो। अगर तुम इसके ओनर हो और ये ऑब्सोलीट हो गया, इसकी वैल्यू गिर गई, नुकसान तुम्हारा होना चाहिए, वो नुकसान तुमने मुझ पे डाल दिया। अगर तुम इसके ओनर हो तो इससे जो कमाई आ रही है, रिवॉर्ड आ रहे हैं, तुम रिवॉर्ड इंजॉय करो। तुमने रिवॉर्ड मुझे दे दिए, क्या बोला, यार जितना कमाना है कमाते रहो, हमें सिर्फ 10 लाख ऊपर दे देना, बाकी सारे फायदे तुम रख लो। मैंने कहा तुम ओनर लीगली हो, इन सब्सटेंस तो नजर नहीं आ रहे, इन सब्सटेंस। हकीकत में, अगर हकीकत में ओनर हो तो ये सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड अपने पे रखो ना। हमने कहा नहीं, मैं नहीं, हम एग्रीमेंट तो ऐसे ही करेंगे। हो गया मेरा आपका एग्रीमेंट। अबू ने कहा चलो कर लो यार, हो गया मेरा आपका एग्रीमेंट। ओके, एसेट हमने लीज पे ले लिया। उन्होंने कहा ठीक है सर, इंशाल्लाह खरीद के आपको डिलीवर करवा देंगे, ये एग्रीमेंट हो गया, एक कॉपी आप भी रख लें। आप एग्रीमेंट लेकर आए, ठीक है, अब यहाँ से सुनना। आप आपके साथ ऑफिस आ गए। अबू ने बोला बेटा अकाउंटिंग तो आती है ना? आपने कहा अबू इंशाल्लाह। तो ठीक है, अकाउंटेंट साहब को बुलाते हैं। अकाउंटेंट साहब आए, उनसे बोला मैं और मेरा बेटा लीजिंग कंपनी गए थे, एसेट लीज पे लेकर आ गए और हम ये एग्रीमेंट करके लाए। एग्रीमेंट आप रख लें अपने पास। अकाउंटेंट साहब प्रोफेशनल थे, उन्होंने फौरन जुमला पूछा, सर ये कौन सा एग्रीमेंट आप करके आ गए, फाइनेंस लीज वाला, ऑपरेटिंग लीज वाला? अब्बू ने आपकी तरफ देखा, आपने कहा अब्बू कसम ले लो, पूरी कन्वर्सेशन में ये दो वर्ड तो कहीं इस्तेमाल ही नहीं हुए थे, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, हमने प्रोफेशनल अकाउंटेंट से पूछा भाईजान ये क्या होता है? उसने अभी बताता हूँ। उसने एग्रीमेंट लिया, पढ़ना शुरू करा, सारे टर्म्स पढ़ता रहा। उसने कहा सर फाइनेंस, हमने कहा हम फाइनेंस लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट कर कर आगे, हमें खुद नहीं पता। कह रहा है पता होने की जरूरत भी नहीं है उस वक्त तक, जब तक आप इसकी अकाउंटिंग नहीं कर रहे। बोले का क्या मतलब? अब देखा, देखें सर मसला ये है, जिस वक्त एग्रीमेंट हो रहा होता है ना, उस वक्त सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो रहा होता है। टर्म्स एंड, जब वो एग्रीमेंट हो जाता है फिर उसको समझा जाता है। समझने के बाद पता चलता है कि एसेट के हवाले से सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप लेसी के ऊपर है या लेसर के ऊपर है। अगर एग्रीमेंट ऐसा हुआ है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप लेसी पे डाल दिए गए हैं, तो हम इसको क्या मान लेते हैं? ये फाइनेंस लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं? हम इसको ऑपरेटिंग लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट मान लेते हैं। अबू ने कहा ये जान के तुम करोगे क्या, फाइनेंस लीज है ऑपरेटिंग लीज है, ये जान के हमें तो फर्क नहीं पड़ा। अगर ये फाइनेंस लीज है हम जब भी यही कॉन्ट्रैक्ट कर कर आते, अगर ये ऑपरेटिंग लीज है हम जब भी यही कॉन्ट्रैक्ट कर कर आते, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? तो कहता मेरी अकाउंटिंग को फर्क पड़ रहा है। एग्रीमेंट करते वक्त ये नहीं देखा जाता कि ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। जब वो एग्रीमेंट हो जाता है और उसकी अकाउंटिंग शुरू की जाती है तो फिर ये देखना पड़ता है कि ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज। तो फाइनेंस लीज कौन सा एग्रीमेंट होता है? जिसमें उस एसिड के लिए जो सिग्निफिकेंट बड़े बड़े रिस्क एंड रिवॉर्ड होते हैं, वो हम किस पे डाल देते हैं? लेसी पे डाल देते हैं। ऑपरेटिंग लीज कौन होता है? जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप हम किस पे डाल देते हैं? वो हम लेसर पे डाल देते हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इस नए स्टैंडर्ड के अंदर लेसी का काम अब एक कर दिया है। यानी अगर आप लेसी हो, फाइनेंस लीज पे लाओगे जब भी आपने वही काम करना है, ऑपरेटिंग पे लाओगे जब भी आपने वही काम करना है। लेसर के लिए ऐसा नहीं है। लेसर जब भी कोई एसेट लीज पर देगा, उसने पहचानना है कि ये फाइनेंस लीज पे दिया है या ऑपरेटिंग लीज पे दिया है, अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक अकाउंटिंग करनी है। अब कैसे पहचाना जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंस लीज वाला हुआ है या ऑपरेटिंग लीज वाला हुआ है? उसके कुछ इंडिकेटर होते हैं, 5 बेसिक इंडिकेटर है। उन 5 में से कोई ना कोई इंडिकेटर हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे लग जाता है, सवाल पे लग जाता है, तो फिर मजबूरन वो सवाल क्या बन जाता है? फाइनेंस लीज वाला बन जाता है। फाइनेंस लीज का मतलब होता है इंटरेस्ट वाला एग्रीमेंट, उसमें इंटरेस्ट बीच में आ जाता है। ऑपरेटिंग का मतलब होता है किराए वाला एग्रीमेंट, मजाक में समझा फिलहाल, भी किराए वाला एग्रीमेंट, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। अकाउंटिंग थोड़ी डिफरेंट होती है दोनों के अंदर। आईएएस के अंदर पैरा 61 निकालो, पैरा 61।
निकालिए बेटा। पैरा 61 की टॉप हेडिंग देखो, लेसर। मिला? ये पैराग्राफ किसके लिए है? लेसर के लिए है। लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ लीजेस। A lessor shall classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease. लेसर को चाहिए कि वो क्लासिफाई करे अपनी हर लीज को, कि वो लीज फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। यहां पे वर्ड क्या लिखा हुआ है? लेसर को चाहिए, लेसी के लिए नहीं लिखा हुआ। यानी नए स्टैंडर्ड में अगर मैं लेसर हूं, कोई ऐसी लीज पर दे रहा हूं, स्टैंडर्ड कहता है पहले पहचानो फाइनेंस लीज पे दे रहा हूं या ऑपरेटिंग लीज पे दे रहा हूं। मैंने कहा ये दोनों होते कौन है? अगले पैराग्राफ में इन दोनों की डेफिनेशन आपको रिवाइज करवा रहा है। पैरा 62 को देखो। A lease is classified as a finance lease if it transfer substantially all the risk and reward incidental to ownership of an underlying asset. A lease is classified as operating lease if it does not transfer substantially all the risk and reward incidental to ownership of an underlying asset. ये तो हो गई डेफिनेशन का रिवीजन। अब आओ काम के पैराग्राफ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरा 63। वेदर a lease is a finance lease or an operating lease depends on the substance of the transaction rather than the form of the contract. अगर आपके पास ये फिजिकली मौजूद होता, स्टैंडर्ड में बोलता है इसको हाईलाइट कर लो, ये लिखा हुआ है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये देखने के लिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, हमें ट्रांजैक्शन के, कॉन्ट्रैक्ट के लीगल फॉर्म को नहीं देखना। किसको देखना है? सब्सटेंस को देखना है। सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। लीगली देखोगे, लीगली प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, लीगली देखोगे फाइनेंस लीज हो या ऑपरेटिंग लीज, ओनरशिप किसकी होगी? लीगली देखोगे फाइनेंस लीज हो या ऑपरेटिंग लीज, ओनरशिप किसकी होगी? वो तो लेसर की होगी। भाई मिल्कियत तो वही रखेगा ना अपने पास। लेकिन जब हकीकत को देखोगे, कॉन्ट्रैक्ट को समझोगे, क्या बोलोगे? अबे ये तो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर रहा है, फौरन बोल दो फाइनेंस लीज। क्या बोलोगे? यार ये रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर ही नहीं कर रहा, क्या बोल दो? ऑपरेटिंग लीज है। सर पता कैसे चलेगा लीज है या ऑपरेटिंग लीज है? आगे सुनो। एग्जाम्पल of situations that individually or in combination would normally lead to a lease being classified as a finance lease are. ये एग्जाम्पल हैं उन सिचुएशंस के जो इंडिविजुअली या इन कॉम्बिनेशन पूरी होकर कॉन्ट्रैक्ट को क्या बनवा देगी? फाइनेंस लीज। मतलब ये 5 एग्जाम्पल दिए हुए। हो सकता है आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इनमें से कोई एक बात भी पूरी हो जाए, इंडिविजुअली कोई एक बात भी पूरी हो जाए, फौरन फतवा जारी कर दो, कौन सी लीज है? फाइनेंस लीज है। और ये भी हो सकता है एक ही कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो, 2-3 बातें पूरी हो रही हो इन कॉम्बिनेशन। अगर 2-3 बातें पूरी हो रही हैं फिर तो और कंक्लूसिव एविडेंस है ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? ये फाइनेंस लीज है। ये 5 में से कोई ना कोई कंडीशन हमारे एग्जाम के सवाल में 99% मैच हो जाती है। इसलिए एग्जाम में 99% सवाल फाइनेंस लीज निकलते हैं। पूरे पास पेपर को निचोड़ू, 3 या 4 सवाल ऐसे नजर आएंगे जहां पर ये कंडीशन पूरी नहीं हो पाएंगी। वहां मजबूरन हम क्या बोलेंगे? तो फिर ये ऑपरेटिंग लीज है, और ऑपरेटिंग लीज में जो भी अकाउंटिंग आप हमें बताओगे हम कर देंगे। अब ऐसे नॉलेज के लिए एक बात आगे की अभी दिखा रहा हूं। पैरा नंबर 67 को देखो, 67 को मिल गया? हेडिंग लिखी हुई है फाइनेंस लीजेस। अभी समझना नहीं है, सिर्फ चीज देखनी है। एट द कमेंसमेंट डेट आर लेसर, यानी ये पैराग्राफ किसके लिए? लेसर के लिए। अगर आप लेसर हो, एसेट फाइनेंस लीज पर दे रहे हो, तो आपने ये अकाउंटिंग करनी है। पैरा अलग है। आप आ जाओ पैरा 81 पे। पैरा 81 हेडिंग आ रही है
ऑपरेटिंग लीज लिखा हुआ है ऑन लेसर, यानी पैरा 81 भी किसके लिए है? वो भी लेसर के लिए। बात क्या समझ में आई? यार लेसर की दो अकाउंटिंग है, फाइनेंस लीज है तो उसके पैरा अलग है, ऑपरेटिंग लीज है उसके पैरा अलग है। अब पता है अकल क्या कह रही है? अच्छा अच्छा, ऐसी दो हेडिंग फिर लेसी की भी होंगी, ऐसा नहीं है। इसके लिए आप पैरा 20 में आओ, सॉरी पैरा 22 आ गए। पैरा 22 पे हेडिंग देखो, लेसी, बस। अब यहाँ पे फाइनेंस और ऑपरेटिंग का वर्ड कहीं नहीं लिखा। बेसिक समझ में आ गया फर्क क्या है? बस लेसी, अगर तुम लेसी हो ये कर दो। मैंने कहा फाइनेंस लीज पे लाया हूँ, कह रहा फालतू बातें नहीं करो, जब भी यही करना है। तो ऑपरेटिंग लीज पे लाया हूँ, जब भी यही करना है। क्या मैं लेसर हूँ, तुम फालतू बातें करो, ठीक है? फाइनेंस लीज में कुछ और करना है और ऑपरेटिंग लीज में तुमने कुछ और करना है। क्या मैं नॉर्मल लेसर हूँ? तो नॉर्मल हो, फाइनेंस में कुछ और करना है, ऑपरेटिंग में कुछ और करना है। तो मैं डीलर लेसर हूँ, तो डीलर हो, फाइनेंस में कुछ और करना है, ऑपरेटिंग में कुछ और करना है। लेसी का काम आसान है, हम पहले इसको निपटाएंगे। लेसर का काम मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। एक सेंटेंस बोल रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। लीज एक स्पेशलाइज्ड बिजनेस है, इस बिजनेस के बारे में अभी आपको जीरो पता है। तो क्या मतलब? हम तो मास्टर है अकाउंटिंग के, हमें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी आती है। चाहती हैं बात करते हैं, आओ। ये लो, ये किसी बैंक का डेटा है, बैंक का ट्रायल बैलेंस है। जरा बैंक की बैलेंस शीट तो बना दो, बैंक का प्रॉफिट तो निकाल दो। जब पढ़ोगे क्या बोलोगे? सर आधी से ज्यादा बातें समझ नहीं आ रही है क्या? चलो ये लो, ये इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी का ट्रायल है, बना दो फाइनल अकाउंट। जब इसको पढ़ो क्या बोलोगे? सर इसमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या क्या लिखा हुआ है। मैंने कहा क्यों समझ में नहीं आ रहा? मैंने कहा हमें क्या पता। वजह क्या है? ये स्पेशलाइज्ड बिजनेस है। लीज स्पेशलाइज्ड, बैंक स्पेशलाइज्ड, मुदारबास स्पेशलाइज्ड, म्यूचुअल फंड स्पेशलाइज्ड, इंश्योरेंस कंपनी स्पेशलाइज्ड। आपको पता है क्या आता है? हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आपको सिर्फ ये आता है सेल परचेज, सेल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आता है आप लोगों को। आपको लीजिंग कंपनी की बैलेंस शीट बनानी आती नहीं है। मैंने अभी पूछा था एसिड लीज पे लिया कैसे दिखाऊंगा, आप खामोश हो गए। इस ऐसे में लीज पर दूंगा, कैसे दिखाऊंगा? आपको नहीं पता इस बारे में। तो ये स्पेशलाइज कारोबार है, हमें ये स्टैंडर्ड नहीं पढ़ना है, हमें वो कारोबार सीखना है। ये कारोबार करने वाला कर क्या रहा है, ये फाइनेंस लीज में क्या कमाना चाह रहा है, और बैलेंस शीट में क्या दिखाना चाह रहा है, और ये ऑपरेटिंग लीज में क्या कमाना चाह रहा है। यहां तक बेटा समझ में आ गया सबके? लीज की कितनी क्लासिफिकेशन है? दो, कौन कौन सी? फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज कौन सी होती है? जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप आप लेसी के ऊपर ट्रांसफर कर देते हो। ऑपरेटिंग कौन होती है? जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप आप लेसी पे ट्रांसफर नहीं करते, बल्कि अपने पास ही रखते हो, वो ऑपरेटिंग लीज करती है। ये पूरा स्टैंडर्ड किस कॉन्सेप्ट पे बेस करता है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। इसका पूरा नाम होता है सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। यानी हमें जो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, हम ये नहीं देखेंगे लीगली क्या हो रहा है, हम उस कॉन्ट्रैक्ट के हकीकत को समझने की, सब्सटेंस को समझने की कोशिश करेंगे। और जो भी सब्सटेंस होगा, अगर हमें लगा मालिक तुम हो, हम तुम्हें मालिक समझ के अकाउंटिंग कर देंगे। अगर हमें लगा अबे चल भाई तू नाम का मालिक है, ऐसा मालिक तो हमें, हम अपने आप को मालिक समझ के उसकी अकाउंटिंग कर देंगे। पर जो हमें सब्सटेंस लगेगा अकॉर्डिंगली वैसे हमने अकाउंटिंग करनी। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह अगली क्लास में यहीं से बातचीत शुरू करेंगे। बस आधा पौना घंटा में और चाहिए थोड़ा थ्योरी पढ़ने के लिए, तो इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस पे आ जाएंगे।